morning. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? How is everybody? Good, ma'am. Fine, ma'am. Good. Very good. Good morning, Sani. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. The screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. So, as it is here, we are going to start photosynthesis. Photosynthesis in higher plants. कोई मुझे बताए फोटोसिंथेसिस का कुछ definition, anything? Yeah, anything you know about photosynthesis? जागृति, बताइए. Manoj, how are you? Yes, ma'am. I'm fine. Tell me something about photosynthesis. Ma'am, it is a process through which plants prepare their own food by using inorganic compounds. Good. So, as Manoj has told us, photosynthesis is the process through which green plants manufacture their own food. जो हम सुनते हैं autotrophic mode of nutrition, वो यहीं से develop होता है. So, green plant manufacture their own food in the presence of sunlight. तो sunlight plays a very important factor. कैसे play करेगा sunlight? अभी आपको बताऊंगी. तो जो ओवरऑल रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, वो होती है 6CO2 plus 12 molecules of H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. Gives out molecules of glucose, and the byproduct is 6 molecules of oxygen plus 6 water molecules. यही तो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की. ऑक्सीजन कोई वो अपने लिए थोड़ी प्रोड्यूस करता है, वो तो एक बाई प्रोडक्ट होता है. हाँ, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. तो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से एब्जॉर्ब होती है? एयर से एब्जॉर्ब होती है. एंड वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब होता है. अलोंग विद वाटर a lot of minerals are also absorbed, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, from the soil. तो जो एनर्जी चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन के लिए, खाली ये नहीं है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है. एक्चुअली द रोल ऑफ सनलाइट इज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन. ओके, फिर उससे क्या होगा? सिंपल शुगर जस्ट लाइक ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड and oxygen is the byproduct of the overall reaction. Photosynthesis important होती है because of two reasons. एक कि directly या indirectly ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराती है, and because of the photosynthesis our environment is
ऑक्सीजेनिक एनवायरमेंट। अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस द एनवायरमेंट इज ऑक्सीजेनिक। So for this, green plants are mostly responsible for the release of oxygen into the atmosphere. अच्छा, ओशन में भी बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, okay, so this photosynthesis require chlorophyll pigment, light, वाटर और CO2। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होंगे ना। तो कुछ लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, इस चीज को प्रूव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि दे टोक अ पार्ट ऑफ अ लीफ एनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब और उसमें डाल दिया कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोप सॉल्यूशन जिसने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या हुआ, बाकी जो था लीफ वो एयर की तरफ अवेलेबल थी और बाकी जो अंदर थी उसमें KOH पड़ा हुआ था जिससे कि CO2 एब्जॉर्ब हो गई। तो सेटअप को लाइट में रखा गया, बट ऑन टेस्टिंग स्टार्च, अब CO2 के बाद प्रोड्यूस किया, फोटोसिंथेसिस के बाद अल्टीमेटली प्रोड्यूस स्टार्च आना था, तो वो दोनों हाफ में चेक किया गया, बट इट वाज फाउंड कि जो टेस्ट ट्यूब के बाहर था उसमें स्टार्च हुआ, पर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था क्योंकि CO2 फिनिश हो गई थी इसलिए उसमें स्टार्च का मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। सो दिस शोज दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, कुछ लोगों के योगदान भी याद कर लो, जैसे 320 BC के साइंटिस्ट अरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्लांट एब्सॉर्ब और मटेरियल्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस ने बताया कि दैट प्लांट एब्सॉर्ब ऑल मटेरियल्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। ओके, एक वैन हेलमोंट भी थे। तो 1648 की बात है। इन्होंने क्या किया, he grew a small willow twig of 5 pound in a pre-wetted oven dried soil। ओवन में सॉइल को ड्राई करा, प्री-वेट करा और एक विलो की ट्विग ग्रो करी। अच्छा, he then watered it with rain water for 5 years। ट्विग जो है 3 में चेंज हो गई, सो फिर से रीवेट की गई। तो नाउ पहले जो 5 पाउंड की थी वो ट्विग अब 164 पाउंड्स की हो गई थी एंड 3 आउंस, इतना उसका वेट था। वेट सॉइल को रीवेट किया गया एंड he found that the soil has lost only 2 ounces in 5 years। So he gave the conclusion that all vegetation is only water। उन्होंने कंक्लूजन दिया, वैन हेलमोंट का ये कंक्लूजन है कि ऑल वेजिटेशन, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इज ओनली वाटर, ये स्टेटमेंट है वैन हेलमोंट का। ओके, इसी तरह से प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट आया। जोसेफ प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1770 में
जोसेफ प्रीस्ले ने क्या करा, इन्होंने ये बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या करा कि एक बेल जार लिया ऐसे करके, ठीक, उन्होंने एक कैंडल जलाई उसके अंदर, ये कैंडल जल रही है, और एक चूहा रख दिया, ठीक है, जोसेफ प्रीस्ले ने। तो जार हो गया, कैंडल हो गई, और एक माउस हो गया। सो he burned candle in a closed jar, so air inside didn't allow either another candle to burn or mice to survive. So in the next experiment, Priestley kept a mint plant along with the burning candle. अब पहली बार जो इनका ये माउस था डेड हो गया, दूसरे में इन्होंने एक प्लांट रख दिया अंदर मिंट का, उसी सेम सेटअप में। तो जब मिंट का प्लांट रखा तो कैंडल केप्ट बर्निंग एंड माइस, कैंडल में लाइट आती रही और माइस बढ़िया अपना चलता रहा, उसकी डेथ नहीं हुई। तो जोसेफ प्रीस्ले ने कॉल्ड एयर प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कैंडल एज फ्लोजिस्टोन, जो एयर प्रोड्यूस हुई उसको इन्होंने बोला फ्लोजिस्टोन। ये टर्म याद रखिएगा प्रीस्ले के नाम के साथ। एंड सेड दैट प्लांट कन्वर्टेड इनटू डीफ्लोजिस्टोन। उन्होंने कहा पहले जो अंदर हवा थी वो फ्लोजिस्टोन थी, और प्लांट लगाने के बाद जो एयर हो गई वो हो गई डीफ्लोजिस्टोन। सो प्लांट रिस्टोर टू द एयर whatever breathing animal and burning candle remove। कैंडल बर्न होती है तो क्या करती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैंडल एक्सटिंग्विश होती है ऑलवेज। सो उससे ऑक्सीजन फिनिश हो गई थी एंड बिकॉज ऑफ दैट माइस डाइड। तो जब प्लांट लगाया तो जो माइस से जो CO2 एक्सेल हो रही थी, उस CO2 के प्रेजेंस में प्लांट ग्रो हुआ, लाइट से एनर्जी आती रही, प्लस एटमॉस्फेयर बिकम ऑक्सीजेनिक। तो फ्लोजिस्टोन से एटमॉस्फेयर उनका डीफ्लोजिस्टोन हो गया। ये फ्लोजिस्टोन एंड डीफ्लोजिस्टोन का क्रेडिट प्रीस्ले साहब को जाता है। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आए, जैसे अभी आपका हैच एंड स्लैक पाथवे आ जाएगा, जिन्होंने C4 पाथवे दिया है CO2 के लिए, तो वो पाथवेज हम अपने फोटोसिंथेसिस के साथ कवर कर लेंगे। अब फोटोसिंथेसिस पे आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ी है किसी ने ये चैप्टर? आप लोग बोलते नहीं हो ना, पता नहीं चलता है। दैट इज वाई आज मैं स्क्रीन को भी ऐसे करके रखे हुए हूं ताकि नजर आता रहे मुझे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है। और कुछ लीव्स के सोर्स होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस कहाँ है। एंड आई नो दैट एवरी किड प्रेजेंट हियर नो। सबसे पहले ये लीफ आ गई, और ये लीफ की ये सरफेस व्यू है। उसके बाद लीफ पे हो गई उसकी मिडरिप, और हो गई उसकी वेन्स। ये हो गई मिडरिप और ये हो गई उसकी वेन्स। तो ये आ गया मिडरिप पे क्लोरोप्लास्ट, वेन्स पर आ गया, ये नीचे उसके मीजोफिल सेल्स लगे हुए हैं।
ये से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और ये ओपनिंग है स्टोमा बिकॉज ऑफ लोअर एपिडर्मिस। अब हम इसका जब इस फिगर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ये ऐसे सेल्स प्रेजेंट थे अपर एपिडर्मिस के, और इसमें लगे हुए थे कुछ पैलिसेड मीसोफिल्स। जब मैंने लीफ की एनाटॉमी पढ़ाई थी तब ये चीज आपको पढ़ाई थी। कुछ स्पंजी पैरेन्काइमा वाले सेल्स भी लगे होंगे। अब तो सबको लीफ की एनाटॉमी पता है ना पूरी। लोअर एपिडर्मिस, तो क्या क्या हो गया, क्यूटिकल, जो लोग नहीं थे तब उस टाइम वो देख लें, और दिस इज द अपर एपिडर्मिस। ये क्या था, ये सेल्स ये थे पैलिसेड मीसोफिल सेल्स। ये कौन से हैं, स्पंजी स्पंजी मीसोफिल सेल्स। दिस इज लोअर एपिडर्मिस। इनके बीच में ये क्या चीजें हैं, दीज आर द एयर स्पेसेस। ओके, और ये जो प्रेजेंट है ये छोटी सी चीज, दिस इज द स्टोमा। उनके साथ में उनके गार्ड सेल्स। इस तरह, और इसी के साथ अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल्स के लीफ के अंदर। मीसोफिल में ज्यादा, स्पंजी में कम। मीसोफिल में ज्यादा होते हैं, स्पंजी में कम होते हैं। ये चीज हो गई क्लोरोप्लास्ट। चलिए, ये हो गया। अब एक मीसोफिल सेल में कैसे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा था, ये देखिए इस तरह से इसमें क्लोरोप्लास्ट की बॉडीज हैं। और फिर इसी क्लोरोप्लास्ट को जब हम बड़ा करके बनाते हैं तब ये ऐसे नजर आता है, along with this ऐसे आपका स्ट्रोमा ग्रैना वाला स्ट्रक्चर। तो अभी क्लोरोप्लास्ट का अपर सरफेस आपको दिखाती हूँ पूरा पिक। जी, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है ग्रैना और उसका स्ट्रोमा। तो ऐसे ये स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स हैं।
थाइलाकॉइड जो कि कनेक्टेड है ऐसे कुछ, इस तरह से कनेक्टेड है। तो उसी में साथ ही साथ कुछ स्टार्च के ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ लिपिड की ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, और रेस्ट ये स्टोमा। तो ये क्या है, लेट्स लेबल इट। जब ये स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड्स इकट्ठे हो गए, देन यू कॉल देम एज grana. This jelly material present in which grana is present is the stroma. Jelly matrix is the stroma. So there can be occurrence of this type of things, the ribosomes. Ye, as I have told, is the starch granule. And lipid droplet. And this thing, this connecting cords, these are the stroma lamellae. Outer membrane, inner membrane. सबको पता है कि बाइमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। So this is the structure of chloroplast. Done? Everybody clear? समझ में आया? Yes, ma'am. तो इन्हीं थाइलाकॉइड्स में, अब ये हो गई बात, अब इन्हीं थाइलाकॉइड्स में मेम्ब्रेन जो होती है थाइलाकॉइड की, उसमें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं दैट कंटेन मेनी मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल। उन स्ट्रक्चर्स को जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर पड़े होते हैं, दैट कंटेन मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। अब बच्चों वाली बात पे थोड़ी छोड़ देंगे आप लोग को, क्वांटासोम्स। अब आई ना कुछ बात। सो इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट highly organized structure containing many molecules of chlorophyll called क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या होते हैं? कई सारे जो क्लोरोफिल के यूनिट्स इकट्ठा होकर एक पैक बॉडी बनाते हैं, जिसे कहते हैं क्वांटासोम्स। अब क्या होता है क्वांटस, हम लोग अभी तक हमने जाना कि अभी तक कितना ज्ञान था, बचपन से अभी तक बड़े होते आए। सबसे पहले पता चला हमें छोटे पे कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, फिर थोड़े 7th 8th क्लास तक आए, पहले पता था ना कि ग्रीन लीफ में होती है, फिर हमें पता चल गया कि लीफ के अंदर कुछ क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें होती है। फिर थोड़े हम और बड़े हुए, 10th क्लास तक आए, 10th क्लास तक आते आते हमें ये भी पता चल गया कि ग्राना में जो थाइलाकॉइड्स है, यहाँ तक पता चल गया। लेकिन अब में बच्चों तुम लोग ये जान लो कि थाइलाकॉइड्स के अंदर भी क्वांटासोम्स होते हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो वो होते हैं एक्चुअली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थाइलाकॉइड के स्टैक जब इकट्ठा कर दोगे तो ग्राना बोलेंगे। तो बहुत जगह पे क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्राना में फोटोसिंथेसिस ऑप्शन होगा तो ग्राना चूज कर लेना। अच्छा, 2015 AIPMT में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2015 AIPMT, उसमें क्वेश्चन मैंने देखा, उन्होंने पूछा कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है। अब क्वांटासोम जब जहां थाइलाकॉइड में होंगे, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वहां पर हो जाएगी लाइट रिएक्शन, और जो एरिया इधर उधर वाला है स्ट्रोमा की मैट्रिक्स, वहां पर होती है डार्क रिएक्शन। अभी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ये भी आपको बताऊंगी। तो डार्क रिएक्शन
होती है स्ट्रोमा में। ऐसा नहीं है कि स्ट्रोमा बेकार है, सब काम थाइलाकॉइड ही करे ले रहे हैं। बाकी की जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन वाला वो स्ट्रोमा की मैट्रिक्स में होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, और बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो लगेगा कि हम सिली मिस्टेक करके आ गए, इसलिए बिल्कुल अंदर की हल्की चीजों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट बाईमेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट एनवेलप इज मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड फिल स्पेस इज स्ट्रोमा। ओके, उसके बाद फ्लूइड फिल सैक्स हैं जिन्हें आप कहते हो थाइलाकॉइड या फिर लैमिली भी बोल देते हैं बहुत से लोग। तो लैमिली बोलते हैं। तो एट इंटरवल्स दीज थाइलाकॉइड्स आर स्टैक्ड लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स इकट्ठा करके रख दिए गए ऐसे लगता है, तब हम उन्हें कहते हैं ग्राना। तो इसीलिए इन्हें थाइलाकॉइड भी बोल सकते हैं, ग्राना ओवरऑल बोल देते हैं, या समटाइम ग्राना लेमिली भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो ग्राना लेमिली अगर कोई बोल रहा है तो भी थाइलाकॉइड के लिए ही टर्म है ये। अच्छा, अब बहुत सारे थाइलाकॉइड्स जो ये ग्राना हो गया ये एक दूसरे से स्टैक है, इससे हमने बोला स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली भी बोल देते हैं और इंटरग्रानल लेमिली भी बोलते हैं। ठीक, 2 ग्राना के बीच में जो लेमिली ज्वाइन कर रही है उसे इंटरग्रानल लेमिली भी बोल देते हैं। तो पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब जो पिगमेंट वाली बात आई वो कहां पर होंगे? थाइलाकॉइड में। पिगमेंट जो है क्लोरोफिल दैट इज लिपिड पार्ट में होगा वो। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट इज, जो क्लोरोफिल है दैट इज फैट सॉल्युबल। तो थाइलाकॉइड के उस एरिया में होगा जहां पर होगी लिपिड, जहां पे लिपिड्स होंगे, फैट्स होंगे। तो मेम्ब्रेन सिस्टम कंटेन ऑल द एंजाइम एंड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब ग्रेना क्या है? जब स्ट्रोमा ये है तो लाइट रिएक्शन की साइट क्या है? ग्रेना। लाइट एंड डार्क रिएक्शन कुछ होती है, इस चीज से तो आप लोग अवेयर हो ना? Yes, ma'am. सबको ये तो पता है ना, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। हिमांशिनी को तो पता है, एंड रेस्ट अदर्स? Yes, ma'am. गुड। तो Yes, ma'am. अभी मैंने क्या बताया कि ग्राना जो होती है वो लाइट रिएक्शन की साइट होती है और डार्क रिएक्शन की साइट होती है स्ट्रोमा। अभी देन आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल के दैट इज कॉल्ड एज क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स होंगे। इसमें क्या होते हैं? मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। So these quantasomes, these are considered to be the unit of photosynthesis. अच्छा, अब जब क्वांटासोम की बात आई तो टर्म किसने दिया था? तो टर्म क्वांटासोम was first introduced by Roderick B. Park. Roderick Park या R.B. Park in 1962. These structures are found in the inner core of thylakoid membrane. They are of different sizes and dimensions. तो अब जब ये क्वांटासोम्स आ गए, अब इतने हल्के पे आपको नहीं छोड़ेंगे हम। अब इनमें कई साइजेस हो सकते हैं। तो जो बड़ा साइज होगा दैट इज द फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम 2, और जो उसमें से छोटा साइज का होगा दैट इज फोटोसिस्टम 1। ये तो सुना होगा ना फोटोसिस्टम के बारे में,
तो फोटो सिस्टम 2 आ गया और फोटो सिस्टम 1 आ गया। अब जैसे मैंने कहा कि मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, तो कितने, तो ईच क्वांटासोम कंटेन अबाउट 230 chlorophyll molecules and absorb about a quantum of light. 2 quantasome कहते हैं because they absorb about a, एक यूनिट होता है लाइट का, they absorb a quantum of light. अब हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स के ऊपर। क्वांटासोम समझ में आ गया है? Yes, ma'am. तो फोटो सिस्टम जो बड़ा होगा वो कौन सा होगा? फोटो सिस्टम 2 होगा, और जो छोटा होगा वो फोटो सिस्टम 1 होगा क्वांटासोम से। अब पिगमेंट्स क्या, आइए फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में जनरली क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा एंड कैरोटिनॉइड्स होंगे। तो जो ये क्लोरोफिल ए होता है इसका कलर येलोइश ग्रीन होता है। जो क्लोरोफिल बी होता है उसका कुछ कलर ब्लू ग्रीन टाइप का होता है। इसी के बाद एक और क्लोरोफिल आ जाएगा, क्लोरोफिल सी, जो कि ग्रीन कलर का होता है, लेकिन ये प्लांट्स में नहीं होता है, ये होता है डाई एटम्स में। ओके, अब जो ये क्लोरोफिल ए था ये ग्रीन प्लांट्स में होगा, कहाँ नहीं होगा? बैक्टीरिया में नहीं होगा क्लोरोफिल ए। ठीक है, और लेकिन साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होगा। क्लोरोफिल बी जो है हायर प्लांट्स में तो होगा ही होगा, ग्रीन एल्गी में भी होगा। अच्छा, सी बता दिया आपको कि डायटम्स में होता है। उसके बाद एक और क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल डी, इसका भी कलर कुछ ग्रीन ही होता है और ये होता है रेड एल्गी में, कलर ग्रीन प्रेजेंस रेड एल्गी। उसके बाद बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, इनका कलर होता है पेल ब्लू, लाइट ब्लू टाइप का, और ये होते हैं एक्चुअली बैक्टीरिया में। देन कैरोटिनॉइड्स की बात करते हैं। कैरोटिनॉइड्स में आते हैं आपके कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स, समवॉट ऑरेंज कलर पे होंगे ये, और एल्गी में एंड हायर प्लांट्स में होंगे ये। एक और पिगमेंट होता है फाइकोबिलिन्स होते हैं, फाइकोबिलिन्स। अब ये फाइकोबिलिन्स में फाइको इरिथ्रिन, ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, ये रेड एल्गी में होगा, और फाइकोसियानिन, ये ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है,
ये साइनोबैक्टीरिया में होगा। अब हम क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट पे बात करते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो जो क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली दे आर प्रेजेंट ऑन द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन एंड these membranes are so arranged that they are at right angle to the source of light for maximum absorption. So chlorophyll A and chlorophyll B are the two main pigments present in the chloroplast. Chlorophyll A and B are the two main pigments present in the. अब स्ट्रक्चर कैसा होगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का? तो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होता है बेसिकली उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक जो आप बोलते हो टेट्रापाइरोल रिंग या फिर पोरफायरिन रिंग वो, और दूसरी उसके नीचे लगी होती है एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जिसे यू कॉल एज फाइटोल। टेट्रापाइरोल रिंग या फिर पोरफायरिन रिंग भी बोलते हैं, और नीचे लगी होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन दैट इज कॉल्ड एज फाइटोल। अब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में हो गया मैग्नीशियम, ये 4 ऐसे नाइट्रोजन, और ये लगी हुई हैं 4 पोरफायरिन रिंग्स, और इस तरह से, और नीचे में एक ऐसे CH3 ऐसे लगाया हुआ फाइटोल चेन प्रेजेंट होगी। तो आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है? मैग्नीशियम को कभी नहीं भूलना है, यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड है, ये जो इसका हेड हो गया ये पोरफायरिन रिंग या हेड है इसका, और नीचे as I have already told you is the tail or the phytol. So जितनी जो स्मॉलर रिंग्स है सबके पास पोरफायरिन रिंग में 4 पाइरोल की रिंग प्रेजेंट है, 4 रिंग प्रेजेंट है, 1 2 3 4, और हर रिंग में एक नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट है। तो ऑल 4 रिंग्स बाइंड विद अ मेटल एटम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आयन से प्रेजेंट है जो कि सेंटर में रहेगा। अ पोरफायरिन रिंग कॉल्ड हेड हैज अ फ्लैट स्ट्रक्चर विद ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो हेड ज्वाइन विद द टेल बाय अ ईस्टर बॉन्ड।
अच्छा, जो क्लोरोफिल ए होता है दैट इज मोर अबंडेंट इन ग्रीन प्लांट्स देन क्लोरोफिल बी। तो एक्चुअली जो मेजर पिगमेंट जो कि ट्रैप कर रहा है लाइट को और कन्वर्ट कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी में, दैट पर्सन is chlorophyll A. That thing is chlorophyll A. अच्छा, chlorophyll B actually accessory pigment, supporting pigment के तरीके से ही act कर रहा है. So it absorb light of different wavelengths. So ये actually क्या कर रहा है? It help to absorb, help to broaden the spectrum of light. जो आपका विबग्योर का स्पेक्ट्रम है, तो क्लोरोफिल ए सिर्फ एक रीजन से एब्जॉर्ब करेगा, तो क्लोरोफिल बी एक्चुअली उस स्पेक्ट्रम को, पिगमेंट एब्जॉर्प्शन के स्पेक्ट्रम को बड़ा करा रहा है, एंड दैट्स इट. सो क्लोरोफिल बी कंस्टिट्यूट अबाउट द 1/4 ऑफ द क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीफ. बी जो होता है टोटल क्लोरोफिल का 1/4 होता है. जब लाइट आती है तो क्लोरोफिल बी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं और अपनी एनर्जी, अल्टीमेटली वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, वो एक्साइट होते हैं, लेकिन फिर वो अपनी जो एनर्जी है वो क्लोरोफिल ए को ही ट्रांसफर करते हैं. फाइनली इट इज ओनली द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. बहुत क्लोरोफिल है, लेकिन अल्टीमेटली जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, that is only chlorophyll A. So chlorophyll A molecules are the reaction center. ये भी याद रख लो. फिर जैसे मैंने अभी यहाँ पे नाम बताया था कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स का, तो दो टाइप ऑफ होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. जिसमें से ये कैरोटीन है ये ऑरेंज कलर में दिखेगा, और जो ज़ैंथोफिल है वो येलो में, ब्रॉडली दोनों मिला के ऑरेंज में. सो कैरोटीन में भी जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इनसे क्या आता है? इनसे कलर आता है हमारे फ्रूट्स के पास. जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो लाइट की कौन सी वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे? ब्लू वॉयलेट रीजन. जो लाइट का ब्लू वॉयलेट रीजन होता है वो वेवलेंथ ही एब्सॉर्ब करते हैं and appear as yellow, orange, red, brown. इस तरह के शेड्स ये हमारे फ्रूट्स को, कलर्स को, फ्लावर्स को ये फिर डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली दे आर द accessory pigments that absorb light and from oxidation by oxygen called फोटो ऑक्सीडेशन से ये प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये बेसिकली क्लोरोफिल को एक तो एसेसरी पिगमेंट के तौर पे भी ये काम करेंगे कि अगर ये लाइट एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी फिर क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर रहे हैं. साथ ही साथ जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को. तो फोटो ऑक्सीडेशन, क्योंकि लाइट से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फोटो ऑक्सीडेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं. फिर इसी वजह से और इनके अंदर बहुत अच्छा, आई थिंक आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से भी प्रोटेक्ट करते हैं. इसी वजह से जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं दे आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स आल्सो. So all pigments इनका रोल हो गया फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करना, एंटीऑक्सीडेंट होना. तो जितने भी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए को छोड़ दीजिए, क्लोरोफिल ए के बाद जितने भी पिगमेंट्स लग रहे हैं
जैसे कि क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल्स हो गए, कैरोटिनॉइड्स हो गए, मींस कैरोटीन्स हो गई, तो दे ऑल आर एसेसरी पिगमेंट्स। ये सब क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स। तो एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए टुगेदर फॉर्म अ फोटोसिस्टम। अच्छा बच्चों, जब हम लोग क्लासेस में पढ़ते थे तो हम कैसे पढ़ते थे? हम ऐसे स्ट्रेस देते थे कि लाइट रिएक्शन है, ये आनी चाहिए, वो डार्क रिएक्शन है, ये भी आनी चाहिए, और रेस्पिरेशन में गए वो वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट। बट नीट में ऐसे नहीं चलता। नीट में ना आपको पिक एंड पॉइंट आंसर आने चाहिए। तो ये दे कैन आस्क यू ना फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो ये सोच के कि ये बड़ा हल्का सी चीज चल रही है, इसको हल्के में नहीं लेना है, लाइटली में नहीं लेना है, इन सब से क्वेश्चन आता है। जो बहुत ही बेसिक और एलिमेंट्री चीजें होती हैं वहीं से क्वेश्चन आता है। तो एसेसरी पिगमेंट्स में आपके आ जाएंगे क्लोरोफिल बी, बोलिए साथ में, ज़ैंथोफिल्स एंड Carotene. कैरोटीन। तो जो रिएक्शन सेंटर होगा फिर क्या होगा? रिएक्शन सेंटर तो क्लोरोफिल ए था ना? तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए था। अब ये हो गए एसेसरी पिगमेंट्स, ये हो गए रिएक्शन सेंटर। अब ये दोनों मिला लिए जाए जब, तो ये दोनों मिलाकर बनाते हैं आपका फोटो सिस्टम। चलो ये हो गई। एक क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम को लेकर भी। तो देखिए जरा सा एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। अगर मैं दिखाऊं कुछ तुम लोग को, ये है एक फिगर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसमें कुछ वेवलेंथ जा रही है जो कि 1 नैनोमीटर से बीच में 100 नैनोमीटर और 1 मीटर। तो जो इधर है less than 1 nanometer, that we called as gamma rays। उसके बाद यहां तक आते हैं 100 नैनोमीटर के आसपास वाले में। यहां पर हो गई आपकी 1 के बाद एक्स रेज और 100 से पहले यूवी रेज। ऐसे तो हमारा लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। और इधर 100 के बाद इंफ्रारेड रेज होती है, और फिर जब 1 मीटर से बड़ी होने लगती है तब आने लगती हैं रेडियो वेव्स। तो ये तो डिफरेंट सिग्नल्स हो गए। इसमें से जो 100 नैनोमीटर के पास से निकल रही है, ये रे आपकी जो निकल रही है, दिस पोर्शन इज योर विजिबल लाइट। यही लाइट आपको विजिबल होती है। अब इसमें भी विजिबल लाइट, आपने रेनबो देखा है सबने, तो कहते हैं ना इंद्रधनुष 7 रंग से बना हुआ, यही होते हैं उसका स्पेक्ट्रम। विबग्योर, वॉयलेट, बताओ कोई, चलो बताओ, निकिता बताएगी। निकिता, ओके, निकिता का माइक इज नॉट वर्किंग।
Okay, Nikita. Okay, your mic is not working today. I was telling कि जागृति, ये जितने मैंने विब्ग्योर लिखे हैं इनकी फुल फॉर्म बोलिए। V for violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, O orange, R red. वेरी गुड, सबने सुन लिया। ये रेंज ऑफ लाइट आएगी। अब इसी में एक होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और एक होता है रिलेटिव एब्जॉर्प्शन। तो दो ग्राफ्स में आपको दिखाऊंगी। यहां पर क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है इन नैनोमीटर, इधर बढ़ रही है, एंड दिस इज रिलेटिव एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा ये दिखाते हैं पहले। ये फिगर बना के दे दी जाती है एग्जाम में। जो ऐसी पीक दिख रही है, ये मैं बना रही हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस वाज द एक्शन स्पेक्ट्रम और ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये वाला। तो मैं पेज को छोटा कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नजर आए। आप सबको दिख रहा होगा ये फिगर। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो एक ग्राफ होता है। एक्चुअली क्या शो करने के लिए? शो रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। इट शोज रिलेटिव absorbance of different wavelengths of lights by a pigment। पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे कैसे लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है, ये स्पेक्ट्रम होता है या एक ग्राफ होता है एक्चुअली, जो शो करता है रिलेटिव एब्सॉर्बेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट। कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये जो विब्ग्योर आपकी जा रही है, इसके कौन कौन से रीजन से आपका पिगमेंट, कौन कौन से रेंज की वेवलेंथ को आपका पिगमेंट एब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसे कहते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हर पिगमेंट अपने ही अंदाज में कुछ वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा। तो विजिबल लाइट की रेंज होती है 390 से लेके 700, 390 से लेके
700 नैनोमीटर। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो प्राइमरीली वॉयलेट और रेड रीजन से एब्जॉर्ब करेगा। ये देखो, ये वॉयलेट पे जा रहा है क्लोरोफिल ए, ये देखो जा रहा है ना, ये ग्रीन कलर से मैंने क्लोरोफिल ए इंडिकेट किया है। तो क्लोरोफिल ए जो है वो प्राइमरीली वॉयलेट और रेड रीजन जो होता है विजिबल स्पेक्ट्रम का, उसमें से एब्जॉर्ब करता है। और क्लोरोफिल बी जो होता है इट एब्जॉर्ब्स मोर ऑफ द ब्लू लाइट एंड लेस ऑफ द रेड लाइट। ये थोड़ा ब्लू लाइट के करीब होगा ये, और रेड लाइट से थोड़ा दूर होगा। So this chlorophyll B absorbs more of the blue light and less of the red light. हो गया। तो together the chlorophyll A and B mainly absorb blue and red region. तो दोनों का अगर हम कंस्ट्रक्टिवली मिला ले तो ब्लू एंड रेड रीजन से ये एब्जॉर्ब करते हैं दोनों, क्लोरोफिल ए एंड बी। ये इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। अच्छा, ये फिगर आती है, इसको नेमिंग करने के लिए या कुछ ऐसे करके देते हैं तो भी आपको ये बताना पड़ता है। सो टुगेदर द क्लोरोफिल ए एंड बी मॉलिक्यूल मेनली एब्जॉर्ब द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। सो दे कवर द स्पेक्ट्रम नियर द एक्सट्रीम एंड्स, लीविंग द ग्रीन लाइट अनएब्सॉर्ब। ग्रीन लाइट को अनएब्सॉर्ब, तो ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब नहीं करते हैं, ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। जब ये एब्सॉर्ब नहीं करते हैं वापस से ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसीलिए आपकी लीव्स के ऊपर ग्रीन कलर दिखता है। दिस इज द रीजन व्हाई योर लीफ अपीयर ग्रीन इन कलर। अब हम आ जाते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम जो 390 से 700 नैनोमीटर का है। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो ये स्पेक्ट्रम था 390 से 700 नैनोमीटर वाला आपका विब्ग्योर का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार रीजन। पार रीजन सुना है? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रीजन है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज पार। ये होता है 390 से 700 नैनोमीटर के बीच विजिबल लाइट का। सो एज द green plant absorb radiation out of this spectrum only for photosynthesis, it consists of a range from violet to red region commonly called as vibreur। अभी आपका एक्शन स्पेक्ट्रम जानने की बारी आ गई। एक्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या होता है? ये तो इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, हमने बता दिया कि इस एरिया से एब्जॉर्ब कर रहा, ये वाली इस एरिया से एब्जॉर्ब कर रही। तो लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम होता है इट इज द ग्राफ शोइंग द एक्चुअल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि भाई एब्जॉर्ब तो तुमने करा, लेकिन एक्चुअली तुम रेट क्या दे रहे हो, काम क्या कर रहे हो, तो ये होता है एक्शन स्पेक्ट्रम।
अच्छा, हो सकता है कि आपकी क्लासेस क्योंकि इस वीक कम लगी हैं, तो हो सकता है कि मैं सैटरडे को भी क्लास लगवाऊं, अगर पॉसिबल हुआ तो। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई? No, ma'am. इफ पॉसिबल तो आप लोग अपना वैसे ये टेलीग्राम पे जो अपडेट होता रहता है ना, वो देखते रहा कीजिए। मे बी कोई न्यू क्लास लगी हो तो आपको पता चल जाएगा। So, as I've written here, that action spectrum is the graph that shows the actual rate of photosynthesis measured in terms of oxygen production at different wavelength of light. So, action spectrum actually it shows a close correlation with the absorption spectrum of chlorophyll A and absorption spectrum of chlorophyll B. क्यों, कैसे कोरिलेशन शो करता है? क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एब्सॉर्ब मोर बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट्स। जिस रेंज में क्लोरोफिल पिगमेंट्स लाइट एब्सॉर्ब कर रहे हैं, एक्चुअली जैसे यहाँ पे ये देखो, ये रेंज और इधर की रेंज, तो ये रेंज दोनों की मिला के दिखाई गई है, इन दोनों की, और ये रेंज जिस एरिया में ये अपना लाइट एब्सॉर्ब कर रहे थे, उसी एरिया में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। तो दिस रेंज इज कॉल्ड एज द एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गई? यानी किस रेंज में ज्यादा दिख रही है? ब्लू एंड रेड रीजन में ही ज्यादा हो रहा है। ब्लू और ये हो गया रेड, ब्लू और रेड रीजन में एक्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा है। अच्छा, कभी कभी ऐसे ग्राफ भी आते हैं, देखो मैं नहीं चाहती कि कोई ग्राफ छूट जाए। समटाइम दे शो लाइक दिस, ये दिखा देंगे, ये वाइट से कैरोटिनॉइड हो गया, रेड रीजन की तरफ आपकी क्लोरोफिल ए जा रही है, और क्लोरोफिल बी की थोड़ी सी पीक ऊंची होती है। तो अगर कुछ इस तरह से आए तो भी आप पहचानिएगा। क्लोरोफिल ए से थोड़ा पहले फिनिश हो जाती है, और क्लोरोफिल ए से इसकी जो ऊपर जा रही है पीक, वो थोड़ी सी और ज्यादा ऊपर जाती है। क्लोरोफिल ए की जैसे यहाँ तक गई, तो बी की ए तक जाए, यहाँ तक जाएगी। ये एब्जॉर्बेंस का ही था। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। यानी उसके एब्जॉर्प्शन की बात कर ली, अब उसके एक्शन स्पेक्ट्रम पे आते हैं ना, काम कितना हो रहा है। तो काम फोटोसिंथेसिस में बेसिकली दो स्टेजेस आएंगी, एक फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल, दो फेजेस आई, फोटोकेमिकल और
बायोसिंथेटिक। फोटोकेमिकल हो गई आपकी लाइट रिएक्शन, और बायोसिंथेटिक हो गई डार्क रिएक्शन। चलो, तो सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं। तो जो ये आपकी लाइट रिएक्शन होती है, ये फर्स्ट स्टेज होती है। सबसे पहले लाइट आएगी। ओके, सो इट इज द फर्स्ट स्टेज फॉर विच लाइट इज एसेंशियल। तो लाइट एब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर। अब लाइट आ गई, और लाइट जो आई क्लोरोफिल के साथ, क्लोरोफिल ने लाइट एब्सॉर्ब करी, उससे क्वांटम ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एंड दैट इज यूज्ड फॉर इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सो द हाइड्रोजन आयंस, अब जब वाटर की स्प्लिटिंग हो गई तो अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप से बहुत आसान है। तुम लोग एक चीज सोचो, एक फोटो सिस्टम है, कोई भी एक चीज है, क्वांटम ऑफ लाइट, मैंने बताया कि जो बड़ा वाला है वो फोटो सिस्टम 2 है, जो छोटा वाला है वो फोटो सिस्टम 1 है। तो हम पहले बड़े वाले के पास जाते हैं, यानी कि हम फोटो सिस्टम 2 के पास जाते हैं। यहाँ से उसके पास लाइट आ रही है, लाइट आई तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, ब्रेक हो जाएंगे H और OH में। अब आती क्या है, ऐसे आती है कि एक साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक्स होते हैं एक्चुअली। बेसिकली ये कुछ अभी तो ये जब ये बेसिकली कुछ इस तरह से ब्रेक होते हैं और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। जब एक साथ 2 पे इफेक्ट हो रहा है, अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, यही तो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन को कोई और ले लेगा, फिर ऐसे कोई और ले लेगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते होते एक एक्सेप्टर के पास चला जाता है, जिसे कहते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर। अब वहां से ट्रांसफर होना शुरू होगी, ट्रांसफर होना शुरू होगी, ट्रांसफर होते होते फिर से एक दूसरे फोटो सिस्टम के पास चली जाएगी, जो कि फोटो सिस्टम 1 होगा। वहां पर भी कुछ लाइट आ रही होगी सनलाइट की, वो कोई पीछे रहेगा। हाँ, फिर वहां से भी एब्जॉर्ब होते होते लाइट अल्टीमेटली उसके भी एक्सेप्टर के पास जाएगी, उसके पास भी कोई एक्सेप्टर होगा, फिर वो भी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी, करते 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 अल्टीमेटली NADP के पास पहुंच जाएगी, और NADP बन जाएगा NADPH। यही होगी आपकी, यही आपकी लाइट रिएक्शन है। अभी जो मैं डिटेल से पढ़ा दूंगी। आइडिया मिला लाइट रिएक्शन का? और इसी को Z स्कीम बोल देते हैं, बस। और कुछ थोड़ी है लाइट रिएक्शन में। तो चलो हम लोग अच्छे से देखते हैं लाइट रिएक्शन को। तो सबसे पहले फोटोकेमिकल फेज आ गई। तो फोटोकेमिकल फेज में क्या हुआ, अच्छा पहले ये बता दो, ये तुम लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत डिटेल्स तो बताऊंगी बाद में। जरा सा अनम्यूट करो, स्क्रीन को छोटा करो और अनम्यूट करो तुम लोग मेरे साथ। तो ये चीज तुम लोग को समझ में आ रही है प्रीतम? यस मैम, आ रहा है मैम। रिवीजन करने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ मैम, रिवीजन के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि क्वांटम होते हैं, तो बताया था कि जो बड़ा वाला और छोटा वाला, ठीक। तो जो बड़ा वाला हो गया वो आपका फोटो सिस्टम 2 हो गया, और छोटा वाला फोटो सिस्टम 1 हो गया। तो सबसे पहले लाइट आएगी 2 के पास, फिर अल्टीमेटली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और
होते होते ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे NADPH2 तक, ठीक है। और वो जो NADPH2 तक पहुंचेंगे तो NADPH2 का काम क्या होगा कि डार्क रिएक्शन में जाके CO2 को रिड्यूस करना, और फिर जब ये CO2 को रिड्यूस करेगा तब अल्टीमेटली वाटर और बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी। यहां पर ये हो गई फोटोकेमिकल फेज की बात। अब अगर हम उसके बायोसिंथेटिक फेज की बात करें तो बायोसिंथेटिक फेज में क्या होगा, इसमें लाइट नहीं चाहिए होगी। अच्छा, इसे कह देते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ये अंधेरे में हो रही है। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि ये लाइट की इसे जरूरत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ये चीज, बिकॉज अल्टीमेटली जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो जब डार्क में आएंगी, जो बायोसिंथेटिक फेज है जिसे डार्क रिएक्शन कह रहे हैं, वो सेकेंड स्टेज होती है, और उस सेकेंड स्टेज में लाइट की एब्सेंस में काम चल जाता है, लाइट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस फेज में क्या होगा कि जो NADPH2 के हाइड्रोजन होंगे लाइट रिएक्शन से जो पहुंचे हैं, और जो CO2 होगा, ये दोनों ही कंपाउंड यूज होके मिला के आपका कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ये बना देंगे डार्क रिएक्शन में। तो एनर्जी फ्रॉम ATP मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज्ड फॉर दीज रिएक्शंस। अच्छा, ये जो CO2 बन जा रहा है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, बिकॉज ऑफ दिस इसको बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। So by convention only it is called as dark reaction. However, this should not be constructed to mean that it occurs in darkness or that it is not light dependent. It is not directly light driven, but actually it is dependent on the products of light reaction. क्या products होते हैं light reaction के? ATP and NADPH2, NADPH। तो ये दोनों ही रिएक्शंस सेपरेट एरियाज में होती हैं। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में की मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। अब हम आते हैं लाइट रिएक्शन पे, फोटोकेमिकल फेज या फिर लाइट रिएक्शन। अच्छा, ये किसने बताया था? So this light reaction was explained by in 1958 by Arno and his co-workers. Whenever a chlorophyll molecule absorbs a portion of light, एक फोटोन ऑफ लाइट एब्सॉर्ब कर लेगी जब कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इट इज सेड टू मूव फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। जैसे तुम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो SPDF स्टेट में, ऐसे ये एक्साइटेड होके अपने कुछ एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगी। अब इसको जब तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगी, तो जब तक ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना करती जाए तब तक चैन नहीं पड़ेगा। तो यही इसमें टोटल हो रहा है। ये कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, ठीक। अब उसमें पड़ी एक फोटोन ऑफ लाइट,
तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अपने एक्साइटेड स्टेट में आ गई और साथ ही उसके एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन भी आ गया, जैसे मैंने ये दिखाया अभी, अपने स्टेट से ऊपर उड़ जाता है जो। शेल से बाहर निकल जाता है जो। तो एक्साइटेड स्टेट क्लोरोफिल के साथ एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लग गया। तो दिस एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल इज एक्चुअली ये अनस्टेबल होगी and the chlorophyll molecule regains its lost electron from the water molecule through an electron transfer system and gets back to the ground state। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन आ गया एक्साइटेड होने की वजह से, अब ये अपना बैलेंस करेगी। तो ये कैसे करेगी? ये वाटर, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ था वहां से जो इलेक्ट्रॉन आया था उससे ही अपना लॉस्ट इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगी और फिर अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा ये। और लेकिन इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे दूसरे पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो फिर अपने नेक्स्ट को पहुंचाता जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की तरफ बढ़ जाएगा। सो ड्यूरिंग दीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनर्जी भी यूटिलाइज होगी in converting so during these electrons transfers energy is utilized in converting ADP to ATP, and since the process of phosphorylation is occurring in light, ये पूरा एक phosphorylation का process हो रहा है, तो ये occur in light कर रहा है, that is why it is called as photophosphorylation। एक इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा, जैसे उसके बाद जैसे वाटर हुआ, पहले उसने डोनेट करा, फिर अल्टीमेटली कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा। और सबसे पहले एसेसरी पिगमेंट्स लाइट लेके आएंगी और पहुंचाएंगी फिर रिएक्शन सेंटर को, जो ऐसे होता है ना, ये आपके एनसीईआरटी में भी फिगर दिया हुआ है कि ये लगे हुए हैं। तो जो ये सेंटर वाला है वो रिएक्शन सेंटर है, यानी कि वो क्लोरोफिल ए होगा, और उसके चारों तरफ जो ये लगे हुए हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स लगे होंगे। तो लाइट पड़ेगी, फोटोन ऑफ लाइट, तो यहां से जब लाइट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना, अंदर फिर भी बोलेंगे। क्या हुआ जागृति? वो अल्टीमेटली प्राइमरी एक्सेप्टर तक जाएगी। So this is actually called the light harvesting complex। लाइट आ रही थी, इधर से भी लाइट आ रही थी, यही तो हो रहा था। So there are two type of light harvesting complexes। तो सबको पता है अभी कि दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करी हमने, दैट इज LHC, इसका शॉर्ट फॉर्म है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स।
So there are two type of light harvesting complex within photosystems called as photosystem 1 and photosystem 2. ठीक है, जिसे PS1 या PS2 भी बोलते हैं. Photosystem 1 and photosystem 2. So they are named in the sequence of their discovery. ऐसा नहीं है कि कुछ कौन बड़ा है या छोटा है, वो तो आप लोग अब पहले ही समझ चुके होंगे. बड़ा वाला PS2 है और छोटा वाला PS1 है, लेकिन अपनी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, अपने फंक्शन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं लगे हुए हैं. ये PS1 पहले डिस्कवर हो गया था और PS2 बाद में डिस्कवर हुआ है. तो हर फोटो सिस्टम का अपना एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है. तो अपना एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसे कहते हैं, एक और नाम कहते हैं एंटीना. कभी कभी कहते हैं ना, एंड द एंटीना पिगमेंट्स, ऐसे कहते हैं ना. तो वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होते हैं. तो दे आर मेड अप ऑफ hundreds of pigment molecule. Hundreds of pigment molecules except one molecule of chlorophyll A and a single chlorophyll A molecule that forms the reaction center. So hence each system has one primary pigment molecule known as its reaction center. ये जो रिएक्शन सेंटर होगा, इसका काम ये नहीं है कि रिएक्शन सेंटर नाम दे दिया गया यूं ही. ये क्या करेगा? इट कलेक्ट्स ऑल द एनर्जी कलेक्टेड फ्रॉम द एसेसरी पिगमेंट्स. मैंने बताया ना कि पहले एसेसरी पिगमेंट्स के पास आएगी, फिर वो ट्रांसफर करके इस तक लाएंगे. तो ये लेंगे, फिर अपना इस तक पहुंचाएंगे. तो इस रिएक्शन सेंटर का काम यही होगा कि सबका कलेक्ट करे, सबकी एनर्जी. तो रिएक्शन सेंटर यूजेस दिस एनर्जी टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. सो जो प्राइमरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए. जो प्राइमरी पिगमेंट होते हैं, दे आर अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए. सो इन PS2, तो जो प्राइमरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए की बात कर रही हूं, वो एक स्पेशलाइज तरह के होते हैं जो सेंटर में आप रख रहे हो. तो रिएक्शन सेंटर पे तो वो स्पेशलाइज क्लोरोफिल ए होंगे. तो PS2 में इट इज P680. ओके, ये याद रखिएगा. और PS1 में इट इज P700. ये भी इंपॉर्टेंट है. PS2 में P680 उसका रिएक्शन सेंटर होगा और PS1 में P700 उसका रिएक्शन सेंटर होगा. फिगर बना देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा. ये हो गया आपका P680 और इधर ये हो गया आपका P700. ये रिएक्शन सेंटर है. रिएक्शन सेंटर होता है. तो रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ क्या लगा होता है? एसेसरी पिगमेंट्स लगे होते हैं. ऐसे ही इसमें भी लगा होगा.
अब ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं इनके ऊपर जब पड़ेगी आपकी लाइट एनर्जी सन से, ये लाइट एनर्जी पड़ी तो जब लाइट एनर्जी पड़ी तो P680 किसमें होगा? P680 होगा PS2 में, और P700 किसमें होगा? PS1 में। ओके, तो कैसे हो जाएगा कि जब ये लाइट एनर्जी पड़ेगी तो ये आई इनके पास आई, फिर इन्होंने अपने दूसरे को ट्रांसफर करी, अल्टीमेटली ट्रांसफर करते करते ये यहां तक पहुंच गए। तो सबसे बाहर कौन लगे थे? क्लोरोफिल बी, फिर लगे थे क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी लगे थे, फिर क्लोरोफिल ए लगे थे। इधर भी वही बात, सबसे पहले क्लोरोफिल बी लगे थे, फिर क्लोरोफिल ए लगे थे। अच्छा, ये इनकी रेंज ऑफ लाइट है, इनकी वेवलेंथ ऑफ लाइट है बेसिकली। तो जो बाहर लगे होते हैं वो 650 लगे होंगे, फिर कुछ 670 वाले आ जाएंगे, और ये रिएक्शन सेंटर जो है वो P680 हो गया। आपको बस इतना ही याद रखना है P680। यहाँ पर भी जो P700 वाला रिएक्शन सेंटर है, आपके समझने के लिए बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जो क्लोरोफिल लगा होगा वो 650 लगा हुआ है, क्लोरोफिल बी। फिर क्लोरोफिल ए 670 लगा हुआ है, फिर 670 अंदर अंदर आते आते क्लोरोफिल ए 680 भी लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन उनके पास P700 भी है, तो वहां पे 700 वाला उनका रिएक्शन सेंटर है। तो ये 700 और ये 680, ये जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल है वो उसका रिएक्शन सेंटर है। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो each photosystem has about 250 to 400 chlorophyll molecules. इतने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इनके पास लगे होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ। एंड दे फनल इट डाउन टू द प्राइमरी पिगमेंट, P680 है या P700 है। तुम लोग ऐसे याद कर लो, पहले ढूंढा गया, ऐसे याद करो, पहले खोजा गया P700, बाद में खोजा गया P680। तो पहले खोजा गया था 1, तो उसके साथ बड़ा वाला लगा दो, बाद में खोजा गया था 2, तो उसके साथ में छोटी वाली लगा दो। लेकिन ये याद रखना हमेशा कि छोटी वाली पे ही पहले होता है। जब ये एक खोजा जरूर बाद में गया है, लेकिन रोल इसका पहले आएगा PS2 का ही। तो फोटोलिसिस या splitting of water, I was telling you, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलना है, तो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करेंगे, तो कैसे चलेगा? तो इलेक्ट्रॉन नीड टू रिप्लेस दोस रिमूव फ्रॉम फोटो सिस्टम 1। भाई फोटो सिस्टम 1 से रिप्लेस होता जा रहा है ना, ये P700 क्या है आपका? फोटो सिस्टम 1 है, 1 है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होते जा रहे हैं ना, NADPH में जाते जा रहे हैं, तो इनको प्रोवाइड कौन कराएगा? PS2 कराएगा। तो उनको भी कौन प्रोवाइड कराएगा? उनको भी, वो भी अपना रिप्लेनिशिंग करेंगे बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर
अच्छा, जो PS2 में भी एक और चीज होती है, P680 है, वहां पर एक मैग्नीज सेंटर होगा। तो इट स्प्लिट वाटर, जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है वो ये सेंटर कर रहा है PS2 का। तो इट बाइंड्स 2 इलेक्ट्रॉन extracting 4 it binds with 2 atoms of water, sorry, it binds with 2 atoms of water and thus releasing 4H plus. And a molecule of oxygen and 4 electrons. This reaction is the photolysis of water. PS1 और PS2 की ही बात कर रहे हैं अभी हम, PS1 और PS2। PS1 का मतलब P700 और PS2 का मतलब P680। Am I right or am I wrong? Right. Good. क्योंकि ये भी मेरे लिए भी उतना ही कंफ्यूजिंग है। So PS1 is located on the non-appressed part. ये अब इनकी लोकेशन जान लो। PS1 is located on the non-appressed part of grana. ग्राना की जो थाइलाकॉइड्स होंगी as well as स्ट्रोमा की थाइलाकॉइड्स पे भी। और ये सिर्फ ऑन द एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्राना थाइलाकॉइड्स। P700 में जो क्लोरोफिल ए का कंटेंट है that is more than twice that of chlorophyll B, और यहाँ पर chlorophyll A and chlorophyll B are approximately equal. रिएक्शन सेंटर बता दिया आपको, P700 होता है, इसका P680 होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न। ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? PS2 से। रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2, ओके। और ये electrons from photolysis of water. अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज, यहां पर जब PS2 से कभी कभी क्या होता है, जो मैंने एक Z स्कीम टाइप की दिखाई थी यहाँ पे शुरू में, बिल्कुल यहाँ पे दिखाई थी, ये PS2 पे जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था, फिर ये एक्साइट करते करते PS1 के पास भेज रहा था ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पोर्शन मान लीजिए ना हो, सिर्फ PS2 पे ही आए, PS1 पे ही आए और PS1 अपना परफॉर्मेंस करता रहे, तो वो Z स्कीम नहीं रहती है, तब वो एक साइकिल के फॉर्म में हो जाता है कि PS1 ही पूरा परफॉर्मेंस दे रहा है, तब उसे कहते हैं साइक्लिक फोटो, वो भी पढ़ाऊंगी आगे, फॉस्फोराइलेशन। और यहां पर
non-cyclic in conjugation with फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम के साथ मिलके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है। ये इसका फोटोलिसिस ऑफ वाटर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन NADP को हैंड ओवर करता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम को हैंड ओवर करता है। फिर उसके बाद we will come to इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साथ ही देखेंगे कि व्हाट Z स्कीम क्यों कहते हैं, क्या होती है Z स्कीम, और केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP के सिंथेसिस के लिए केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है, ओके। साथ ही साथ डार्क फेज क्या होती है, ओके। इतना वी विल स्टडी टुमारो। अब अपने माइक आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा, टुमारो मीन्स इन द नेक्स्ट क्लास, उसमें वी विल स्टडी दिस मच। फिर आपके फोटोसिंथेसिस से बच जाएगा, C4 साइकिल रह जाएगा और गैप पाथवे रह जाएगा, जो किसी नेक्स्ट क्लास में, और फैक्टर्स रह जाएंगे, वो हम लोग इसके बाद का जो थर्ड क्लास आएगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी फोटोसिंथेसिस, तो मतलब आपकी फोटोसिंथेसिस अब विल टेक अबाउट 2 more क्लासेस। अभी आज जितना मैंने पढ़ाया उतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. बताइए, Yes, ma'am. किसी को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. आज का क्वेश्चन तो काफी No, इजी ma'am. वाला था। गुड जागृति। प्रीतम, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम? नो मैम, प्रॉब्लम तो नहीं है मैम। समझ में आया है? आज दीपक नहीं है, यस मैम। समझ में आया यहाँ तक के? यस मैम, समझ आया मैम। ठीक है, तब हम लोग ये करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, केमिओस्मोसिस, ये सारी चीजें इन द नेक्स्ट क्लास। और आप लोग अपने अपडेट्स देखते रहिए कि क्लासेस कब कब शेड्यूल है आपकी, ठीक है। कभी कभी बीच में भी लग सकती है अलग से, आप अवेलेबल होंगे तो लग जाएगी, ओके। Okay, ma'am. और टेस्ट भी तो होना है ना, तो टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है? टेस्ट वाले चैप्टर्स रिवाइज हुए? पूरे? बहुत अच्छी बात है। मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा था घर जाके, मतलब घर में ही है आप लोग, रिवाइज किया था? यस मैम। गुड, वेरी गुड। तो अभी तक कोई डिफिकल्टी, कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट क्लास रखवानी है, कुछ एनीथिंग? ये सिर्फ ये चला है अभी जो चल रहा है? बताइए, अभी जो क्लासेस चल रहे हैं वैसे ही ठीक है या डाउट क्लास भी चाहिए बीच में कोई बॉटनी की? Ma'am, the same. इन द सेम वे, ओके। चलो, तो फिर वेरी गुड, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फिट एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पर भी? क्या हिमांशनी? No, no. नो मैम, ओके, वेरी गुड। सानू, एवरीथिंग गुड विद यू एंड विद यू मनोज? Yes, ma'am. गुड सानू, चले, Yes, ma'am. good, good, okay, so I beg your leave,
See you in the next class. Children, do well. Study more, study Bye. hard, and revise. Okay. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Welcome. Thank you.